उसके लिए वही वीकेंड पे टाइम निकालना पड़ेगा, लेक्चर जाकर देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसमें कौन कौन सा सेक्शन ये वही वाली साइड है वो यहाँ पर ठीक है, और वो मेरे अकॉर्डिंगली वो वाली भी करके है। तो वो टाइमिंग उसको अपलोड किया जा सकता है, करके वीडियो वगैरह तो फिर उसको वीकेंड पे रिजॉल्व किया जा सकता है। अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, रात को 4:30 बजे गया हूँ जैसे, तो सुबह 10:15 बजे पहुंच था और अभी तक तकरीबन हूँ, और अभी दोबारा लग रहा है एग्जिट लेंगे, तो वीक में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, वीकेंड पे किया जा सकता है इस वजह। हम्म। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिए। बुक की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी सर? बुक की पीडीएफ आपको मैंने ग्रुप में ही शेयर करनी थी। अगर नहीं भी मैं पूछ लेता हूँ, अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह। बुक हमारी फाइनलाइज हो चुकी है और अवेलेबल है। बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, आज ही मिल जाएगी। जी सर। कोई सवाल और पूछना चाह रहे हैं? कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो मैं अपनी आज की बात शुरू करूंगा।
लाइबा, सबूर, उमर, अली। जी, शुरू करें हम अपना आज का काम। ईमान ने भी ज्वाइन किया है जी। बेटे कोई सवाल जेहन में आ रहा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अपनी आज की बात शुरू करूं। अच्छा जी। ले सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, हमने आपके साथ डेटा सिस्टम एंड रिस्क का चैप्टर नंबर 1 डेटा की बात शुरू की। और जब हमने डेटा की बात शुरू की तो हमने कहा कि भाई डेटा, आज का जो एरा है वो डेटा का एरा है। एक दौर होता था जब लोगों के पास डेटा अवेलेबल नहीं होता था। जब लोगों के पास डेटा अवेलेबल नहीं होता था उस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि डेटा हासिल कहाँ से किया जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो डेटा मौजूद होने लग गया, लोगों के पास डेटा अवेलेबल होने लग गया। और फिर करते करते एक ऐसा टाइम आया कि डेटा बहुत ज्यादा आ गया। गूगल जो है उसके आने के बाद डेटा की कमी महसूस होना खत्म हो गई। और आज का जो दौर है वो ऐसा दौर है कि इसमें डेटा अंडरलोड नहीं बल्कि डेटा ओवरलोड है। यानी इतना ज्यादा डेटा मौजूद है कि आज का चैलेंज ये नहीं है कि डेटा है या नहीं। आज का चैलेंज ये है कि जितना डाटा अवेलेबल है उसमें से रेलिवेंट टू द पॉइंट और रिलायबल डाटा कौन सा है। सर, हर बंदा ही तो वीडियो दे देता है, हर बंदा ही तो कमेंट कर देता है। सर जी, आपको मैं एक बात बताता हूँ। आपने कहीं खाना खाने जाना है, आप क्या करेंगे? शहर है, पहली बार आए हैं, आपको पता भी नहीं है इस शहर में कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं। तो आप गूगल पे लिखेंगे बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर। और जब बेस्ट रेस्टोरेंट की लिस्ट आपके पास आ जाएगी तो वो तो, उसकी सर्चेस तो बहुत ज्यादा होंगी, शायद उसकी 2 लाख सर्चेस हों। तो जब उस 2 लाख में आप उसको सर्च करने बैठेंगे तो अब मसला ये नहीं है कि बेस्ट रेस्टोरेंट का पता नहीं चल रहा, मसला ये कि इतने लोगों के मुताबिक बेस्ट रेस्टोरेंट बहुत से हैं, असल में सची मुची वाला बेस्ट कौन सा है, ये चैलेंज आ जाएगा। तो सर, दिस एरा जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये डाटा ओवरलोड का एरा है। यहाँ पर मसला ये नहीं कि डाटा मौजूद नहीं है, यहाँ पर ये मसला है कि बहुत ज्यादा डाटा मौजूद है। और हमें कौन सा डाटा चाहिए? रेलेवेंट डाटा चाहिए, रिलायबल डाटा चाहिए। यस। और हमने कहा था कि भाई इस डेटा होता क्या है? तो हमने कहा था डेटा तो असल में रॉ फैक्ट को कहते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन से, मेजरमेंट से और रिसर्च से, रिसर्च से निकाले जाते हैं। दूसरे नंबर पे आ गया इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। ये कई सूरतों में हो सकता है डाटा। टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, नंबर की फॉर्म में हो सकता है, अदर टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकता है। एंड इज यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस टू जनरेट यूजफुल इंसाइट। इट ड्राइव्स डिसीजन मेकिंग। ये डाटा से क्या हासिल होता है? इससे डिसीजन मेकिंग ड्राइव होती है। डाटा से हम प्रोसेस करते हैं तो निकालते हैं इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग होती है। यस। सर, अंडरस्टैंड कर पाते हैं कस्टमर बिहेवियर को, उस बेस पर आप स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। आपने देखा
आपने देखा एक टीचर ए है, एक टीचर बी है, एक टीचर सी है। जिस टीचर की पोस्ट पर ज्यादा लाइक है, इसका मतलब है उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। और जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है उसके लिए आपने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला लाइसेंस रखा। तो आपने कस्टमर बिहेवियर को देखा और उसकी बेस पर ही स्ट्रेटजी डेवलप की। आपने अपनी आइटम जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रही है उसको देखा और उसकी बेस पर आपने अपना प्रोडक्शन प्लान बनाया। सर, डेटा में ये सब चीजें आती हैं। सर जी, मुझे एक बार बताइएगा, क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? यस और नो, फिर मैं आगे चलूंगा। जी सर। अब आगे चलने लगा हूं। सर, कल मैंने आपसे केएफसी की एग्जांपल सारी बड़ी डिटेल से दी थी और मैंने आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल कोई साहब है, उनका केएफसी खाने का दिल है, तो वो केएफसी कॉल मिलाते हैं, ऑपरेटर उनको उनके नाम से बुलाती है क्योंकि ऑपरेटर के पास सिस्टम में मौजूद डेटा है। ऑपरेटर को ये भी पता है कि ये कौन सा रेगुलर ऑर्डर करते हैं चूंकि ऑपरेटर के पास डेटा है। ऑपरेटर को ये भी पता है कि इनके घर का और ऑफिस का एड्रेस क्या है चूंकि ऑपरेटर के पास डाटा है। और ऑपरेटर के पास सारी इंफॉर्मेशन है जिस वजह से वो एक बेहतर ऑर्डर दे पाती है। एक एग्जांपल और ले लें। सर जी, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना है। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, मैंने कहा मैंने क्रेडिट कार्ड बंद करवाना है। उन्होंने मुझसे एक रिप्रेजेंटेटिव से बात कराई। रिप्रेजेंटेटिव साहब ने कहा कि अच्छा, आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी मदर का नेम क्या है। उसने मुझसे 5-6 डिटेल्स पूछी। फिर उसके बाद उसने क्रेडिट कार्ड जो मैंने बंद कराया था उसका नंबर और उसका पासवर्ड पूछा। फिर उसने मेरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये क्रेडिट कार्ड बंद किया। मेरा सवाल है कि ये वाला काम करने के लिए मुझे बैंक नहीं जाना पड़ा, बल्कि ओवर द टेलीफोन, ओवर द इंटरनेट ये मामला हल हो गया। सर, ये इस वजह से हल हुआ चूंकि बैंक के नुमाइंदे के पास सारा डाटा मौजूद है, इसीलिए वो मुझे इतनी बेहतर सर्विस दे पा रहा है। तो सर, आज का जो एरा है, ये एरा डेटा का एरा है सर। किस बंदे से कौन सा काम करवाया जा सकता है, कौन सा बंदा कौन सा काम बेहतर करता है, ये इंफॉर्मेशन, ये बात, ये मालूमात हर वक्त आपके इर्द गिर्द जो चीजें चल रही हैं वो हर वक्त का डाटा है जो आपके आसपास मूव कर रहा है। सर, ये कैमरास, ये सर्वेलेंस कैमरास, ये जो आपकी आईओटी डिवाइसेस हैं, ये कॉन्टिन्यूस डाटा ही तो फ्लो है जो हो रहा है। ये आईओटी डिवाइसेस क्या होती हैं, इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में बताऊंगा। सर, डाटा कितनी टाइप्स का है, तो मैंने बताया था कि डाटा दो टाइप्स का है, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा को कहते हैं डिस्क्रीट, क्वालिटेटिव डाटा को कहते हैं कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट डाटा वो डाटा है जो होल नंबर में हो, और कॉन्टिन्यूस डाटा वो डाटा है जो फ्रैक्शंस में।
क्वालिटेटिव डाटा की अगर मैं बात करूं तो एक ऑर्डिनल डाटा है और एक नॉमिनल डाटा है। ऑर्डिनल डाटा जो ऑर्डर की बेस पर हो, और नॉमिनल डाटा जिसकी कोई तरतीब हो, और नॉमिनल डाटा वो डाटा है जिसकी कोई तरतीब ना हो। नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रीट डाटा है। वेट, हाइट, टेम्परेचर, ये कॉन्टिन्यूस डाटा है जो पॉइंट्स में होता है। सर जी अगर कोई तरतीब है, अगर रैंकिंग है, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डिनल डाटा है। अगर ब्लड ग्रुप है, अगर जेंडर है, अगर मैरिटल स्टेटस है, लेट्स से ऐसी चीज है जिसकी कोई तरतीब नहीं है तो वो नॉमिनल डाटा है। मैंने कल ना सिर्फ आपको ये एग्जांपल कराई थी, बल्कि लेटेस्ट अटेम्प्ट में आने वाला एक एमसीक्यू भी आपको करवाया था कल के लेक्चर में। सर क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? इफ ऑल ओके प्लीज यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए। अगर कुछ पूछना है तो सवाल पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे मूव करूं। चलूँ आगे? सर जी आज का जो हमारा ताजा टॉपिक है वो है कैटेगरीज ऑफ डाटा। बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, और इसके हवाले से पहली बात यह है कि डाटा को तीन मेन टाइप्स की बेस पर कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। ये देखिए, स्ट्रक्चर्ड डाटा में तरतीब नजर आ रही है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में कोई तरतीब नहीं है, सेमी स्ट्रक्चर्ड में पार्शली तरतीब है। Structured data refers to information that is organized in a predefined format, typically stored in rows and columns। सर जी सारे दफ्तरों में जो ऑफिशियल डाटा होता है नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। जो टेबल की फॉर्म में डाटा होता है, जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा होता है, वो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। जिस डाटा का प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाता है। जब आप कहते हैं नेम यहाँ पर लिखो, प्लेस यहाँ पर लिखो, रोल नंबर यहाँ पर लिखो, तो भैया ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। स्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा होता है जो एक तरतीब से चल रहा हो। स्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा होता है जो एक तरतीब से चल रहा होता है। आपको एक क्लास एक्टिविटी करवाते हैं सर जी आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपना मोबाइल खोलें और उसमें कॉन्टैक्ट्स देखें, कॉन्टैक्ट्स। जब आप कॉन्टेक्स्ट खोलेंगे आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे तरतीब से ए ए ए इस टाइप के नंबर आने लग जाए। ये जो डाटा कॉन्टेक्स्ट खोल के आपके सामने आया इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा। बैंक स्टेटमेंट देखी है आपने?
ये स्ट्रक्चर डाटा होता है। इनवॉइस या बिल देखा है आपने, ये स्ट्रक्चर डाटा होता है। रिपोर्ट्स देखी है, मेडिकल रिपोर्ट, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। वो डाटा जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट में। सर जी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डाटा जिसमें उसका नाम, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री और इंटरेक्शन आ रहा होता है। ये जो अभी मैंने केएफसी की मिसाल दी थी और ये जो मैंने अभी बैंक की मिसाल दी थी, इनके पास असल में ये सीआरएम होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम होता है और उस बेस पर ही कस्टमर का नाम, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री और इंटरेक्शन आ रहा होता है। अच्छा जी, मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा, क्या आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है या आवाज में कोई इशू है? मुझे एक स्टूडेंट ने कहा है कि आवाज कम हो गई है, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। नहीं सर, बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर है, बाजू का स्टूडेंट के अपने एंड पे ना इंटरनेट की फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा हो जाता है। ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं, ये स्ट्रक्चर डाटा है। ये जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये स्ट्रक्चर डाटा है। अच्छा, क्या तस्वीर आ रही है यहाँ पर? ये भी स्ट्रक्चर्ड डाटा है। ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। थोड़ा सा आगे आ जाए। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है? सर, ये जहां पर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ना हो उसे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। सर जी, आपके पास व्हाट्सएप, आप एक काम कीजिए, बल्कि आप ना एक व्हाट्सएप खोलें, जो भी आपने किया। ये सर मैंने ग्रुप का व्हाट्सएप खोला, इसकी तस्वीर ली है, ये देखिए, ये इमेज आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है, ये लिंक आ रहा है, ये पीडीएफ फाइल आ रही है, ये इमेज आ रहा है, ये वॉइस नोट आ रहा है। सर जी, आप गौर करें, एक ही चैट के अंदर कितनी तरह का डाटा है, कोई तरतीब है? नहीं। ये कौन सा डाटा हो गया? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो गया सर जी, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो गया। व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी है, इमोजी भी है, वॉइस नोट्स भी हैं, स्टिकर्स भी हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। सर जी, आप फेसबुक पर कमेंट्स देखते हैं? एक कमेंट में टेक्स्ट होता है, दूसरे कमेंट में नंबर होता है, तीसरे कमेंट में लिंक होता है, चौथे कमेंट में पिक्चर होती है, पांचवे कमेंट में वीडियो होती है। ये हो क्या रहा है सर? ये सारे कमेंट्स हैं और ये डाटा जिसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा।
सर, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, इसका मतलब है, सेमी का मतलब है आधा, आधा स्ट्रक्चर्ड और आधा अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डाटा लाइज बिटवीन, ये स्ट्रक्चर्ड है, कुछ स्ट्रक्चर्ड है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है। एग्जाम्पल, सर आपने कभी ये देखेगा, ये मेरी फेसबुक के प्रोफाइल है, और तो इसमें अभी ये फॉलोअर शॉलर तो बढ़ गए हैं, लेकिन ये पुरानी प्रोफाइल है, यानी पहले ये थी। इसमें ये जो इंट्रोडक्शन है और ये जो चीजें हैं, ये स्ट्रक्चर्ड है सर। और ये जो पोस्ट है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। ये जब मेरी पहली डीएसआर की बुक आई थी, फर्स्ट एडिशन, तब की मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। सर आप गौर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के एक एग्जांपल और लीजिए। सर जी, आपने जीमेल देखी? इसमें आप सबसे पहले लिखा होता है टू, फिर लिखा होता है फ्रॉम, फिर लिखा होता है सब्जेक्ट जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही आता है, फिर लिखा होता है सीसी, और फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द टेक्स्ट होती है। बॉडी ऑफ ईमेल होती है। सर ये जो बॉडी ऑफ ईमेल होती है, और फिर ये वाली जो बॉडी होती है, ये क्या है? Gmail has structured part like sender, receiver or subject, but the message body can be free text or images. इस बॉडी पे जिसका दिल चाहता है वो इमेज ड्रॉप कर देता है, जिसका दिल चाहता है वो टेक्स्ट लिख देता है, जिसका दिल चाहता है वो ऑडियो डाल देता है। सर जी ये क्या है? ये अनस्ट्रक्चर है। तो ये ओवरऑल जीमेल क्या हुई? ये सेमी स्ट्रक्चर्ड, कुछ हिस्सा स्ट्रक्चर्ड, कुछ हिस्सा अनस्ट्रक्चर्ड। अगर कोई आपसे पूछे कि बॉडी ऑफ ईमेल क्या है, तो आपने कहना है अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें कुछ भी आ सकता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं। और अगर आपसे ओवरऑल ईमेल का पूछे, तो आपने क्या कहना है? सेमी स्ट्रक्चर्ड। सर जी, स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, प्लीज एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर आपको समझ आ गया है तो आप प्लीज एक बार यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, और अगर आपको कोई बात पूछनी है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, लिख के पूछनी है, जैसे आप कंफर्टेबल। सर ईमेल में स्ट्रक्चर क्या है? सर जी, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, सीसी, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड है, इसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट है।
आप जहां पे टू लिखा है वहां पे क्या तस्वीर डाल सकते हो? अब जहां पे टू लिखा है वहां पे क्या 1 2 3 लिख सकते हो? सर जी वहां आपको जो भी लिखना है वो स्ट्रक्चर्ड @gmail.com ही लिखना है, तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा उसकी डेट प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, हाँ। आगे जाकर जो बॉडी है उसके अंदर आप जो चाहे लिखें, चाहे टेक्स्ट लिखें, चाहे वीडियो डालें, चाहे ऑडियो दे दें। ये क्या हो गया? ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। तो ओवरऑल ईमेल क्या होगी? सेमी स्ट्रक्चर्ड हो। नहीं सर, प्लीज एक बार बता दीजिए क्या जितना पढ़ाया है सब क्लियर है? प्लीज जल्दी से बता दीजिए। ईमान ने बता दिया है, सबूर ने भी बता दिया है, बाकी भी बता दीजिए। ले सर, आगे चलता हूँ जी। सर जी अब अगला सवाल ये पैदा होता है, सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्स कहाँ से होता है? डेटा हासिल कहाँ से होता है? डेटा हासिल कहाँ से होता है? डेटा ओरिजिनेट कहाँ से होता है? एक सेकेंडरी डेटा है और एक प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा जो ऑलरेडी मौजूद है। प्राइमरी डेटा किसी खास मकसद के लिए हासिल किया गया है। वो डेटा जो किसी खास मकसद के लिए हासिल किया गया है उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में मजीद आगे दो टाइप्स हैं, एक इंटरनल विद इन द सिस्टम और एक एक्सटर्नल आउटसाइड द सिस्टम। प्राइमरी डेटा में सर्वेज ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, सर्वेज या इंटरव्यूज होते हैं ये देखने के लिए कि ये डेटा हमें हमें उस किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए, किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए। अब मैं एक एग्जांपल के जरिए ये समझाता हूँ सर। हाँ, एग्जांपल लीजिएगा। मैं पढ़ा क्या रहा हूं? सोर्सेज ऑफ डेटा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट वालों ने प्लान किया है कि हम एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करें, पाइन एप्पल ड्रिंक। क्या उन्हें इस ड्रिंक की प्रोडक्शन शुरू कर देनी चाहिए? ये एक सवाल।
तो इसका जवाब है भैया, मुंह उठा के कोई काम नहीं करते, बल्कि जो काम करना हो डेटा की बेस पर फैसला करते हैं। डेटा की बेस पर फैसला करते हैं। डेटा प्राइमरी भी हो, डेटा इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल डाटा यानी गवर्नमेंट के, उसके अलावा जो फ्रूटी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनकी सेल को पता किया जाए, ये असेस करने के लिए कि ये वाली आइटम बिकेगी या नहीं बिकेगी। सर, अगर गवर्नमेंट के पास इंटरनल डाटा है, उसके साथ साथ उसको एक्सटर्नल डाटा भी चाहिए, यानी मार्केट में और कौन कौन सी पाइन एप्पल की ड्रिंक्स हैं जो बहुत अच्छे से बिक रही हैं, उसकी मालूमात करेंगे। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डाटे आपने हासिल किए। ये डाटा सेकेंडरी डाटा था, चूंकि ये डाटा ऑलरेडी मौजूद था। फिर उसके बाद हमने एक सैंपल ड्रिंक बना लिया और आम आवाम में इस ड्रिंक को लोगों को फ्री पिलाया, और लोगों से डाटा इकट्ठा किया कि आपको इसका जायका कैसा लगा, कलर कैसा लगा, पाइनएप्पल के शौकीन कितने अफराद हैं, और क्या हमें ये ड्रिंक बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, कितनी सेल होगी, क्या ये ड्रिंक बनाना फिजिबल भी रहेगा या नहीं रहेगा। वंस आपने ये कर लिया तो फिर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, और फिर अगर फैसला ठीक होगा तो फिर पैसा ही पैसा होगा। सर, ये जो मैंने सारी एग्जांपल दी है, ये असल में सोर्सेज ऑफ डेटा की एग्जांपल है। मुझे प्लीज बताइए, क्या ये एग्जांपल आपको समझ में आई और अच्छी मजे की लगी? मैं जरा पानी पी लूं उतनी देर। अच्छा जी। सर जी, ये वो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ये वो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए हमने आपके टॉपिक को बहुत आसान और मजे का बना देना है। जी सर, सबूर ने बिल्कुल ठीक कहा, ये पैसा ही पैसा होगा। यस। तो टारगेट ये है कि आप इस तरीके से चीजों को समझें जो आसान हो। अब जब ये एग्जाम्पल आपको पिच कर दी और आपको कॉन्सेप्ट ग्रिप में आ गया कि एक डाटा ऑलरेडी मौजूद है और एक डाटा अभी मौजूद नहीं है, उसको हासिल करना है। जो डाटा ऑलरेडी मौजूद है और जिसको इस्तेमाल करना है, वो कौन सा डाटा हो गया? वो डाटा हो गया सेकेंडरी डाटा। और वो डाटा जो मौजूद नहीं है और आपने किसी खास मकसद के तहत उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी डाटा कहेंगे। सर, अच्छा जनाब, एक क्विक रिवीजन में आपको इस एग्जांपल की दे दूं कि गवर्नमेंट कोला ने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, पाइनएप्पल ड्रिंक, और उन्होंने सोचा ये है कि क्या मैं ये प्रोड्यूस कर लूं विदाउट द, मतलब क्या मैं ये वाली आइटम, ये वाली प्रोड्यूस कर लूं ड्रिंक। तो भाई, कोई भी फैसला करने से पहले आपको क्या देखना पड़ता है? डेटा देखना पड़ता है। डेटा आप हासिल कहाँ से करेंगे? सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है? सर जी, एक सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है।
सेकेंडरी की तरफ गया तो उसमें उसने कहा एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल डाटा, सेल ऑफ, आपने देखना है कि गवर्नमेंट के पास और जो फ्रूटी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। इस बेस पर गेज करेंगे कि ये नया ड्रिंक इंट्रोड्यूस करेंगे या ना करें। दूसरा एक्सटर्नल डाटा में ये देखेंगे कि डाटा ऑफ सेल्स ऑफ अदर ब्रांड्स, दूसरे ब्रांड्स की सेल कैसी चल रही है, दूसरे ब्रांड्स का काम कैसा चल रहा है। ये सर लाजमी तौर पे देखा जाएगा। अच्छा, ये डाटा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो निकाल लिया। अब उन्होंने क्या किया कि अब ये सैंपल ड्रिंक लोगों को पिलाई और सर्वे किया, और उस बेस पर उन्होंने उसकी टेस्ट का, कितने लोगों ने एंजॉय किया, क्या कलर था, क्या इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड थी, वो सारी देखी। और फिर अगर उन्हें फीडबैक ठीक मिला फिर वो प्रोडक्शन करेंगे और पैसा कमाएंगे। ईमान, आपने मुझे कहा था कि सर एक क्विक रिव्यू दे दें, तो सर मैंने आपके लिए ये कर दिया। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे इसी टॉपिक को लेके, और अब इसकी अंग्रेजी पढ़ेंगे। बात सारी बता दी, प्राइमरी सोर्स क्या होता है बता दिया। सर, अच्छा प्राइमरी की टाइप्स, जी सर मैं आ रहा हूँ भी। अच्छा सबसे पहले देखिए, डेटा की, सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज ऑफ डाटा, जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन से डाटा इकट्ठा किया जाता है उसे इंटरनल डाटा कहते हैं। जैसे इदारे की पॉइंट ऑफ सेल मशीन से कोई डाटा लेना, जैसे HR डिपार्टमेंट से कोई डाटा कलेक्ट करना, ये क्या है, ये इंटरनल डाटा। एक्सटर्नल डाटा वो होता है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो, थर्ड पार्टी का डाटा, गवर्नमेंट एजेंसी से डाटा, पब्लिक सोर्सेज से डाटा, अखबार का डाटा, ये सारा डाटा एक्सटर्नल डाटा कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन often purchase market research report to understand industry trends, customer demographics and competitive landscape। कहता है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाज़ औक़ात ये डाटा खरीद लेती है मार्केट, यानी बाज़ औक़ात आप एक रिसर्च वाले इदारे को कह देते हो कि हमें मार्केटिंग करके बता दो। मिसाल के तौर पे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो, बड़े, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान में मोबाइल ऑयल का बिजनेस शुरू करना है। तो वो देखेंगे ना पूरे पाकिस्तान में गाड़ियां कितनी हैं और गाड़ियों की यूजेज कितनी है, और कार्लटेक्स का और PSO का टोटल का ऑयल कितना इस्तेमाल हो रहा है, जिंक का ऑयल कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी रिसर्च उन्हें पहले करनी पड़ी। फिर उसके बाद ये कस्टमर डेमोग्राफी कहते हैं उसकी, उसकी मालूमात, उसका जेंडर, उसकी एज, उसकी प्लेस, ये बात, सर ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप एक्सटर्नल डाटा की इंफॉर्मेशन लेते हैं। सर जी APIs क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये बेसिकली API वो कनेक्टर होता है जो एक इंफॉर्मेशन को दूसरे से कनेक्ट करता है। ये तो सेट ऑफ रूल और टूल है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, लिंक कर देते हैं। जब आप कहते हैं लॉगिन, आप अक्सर देखा होगा, आप कोई ऐप खोलते हैं तो आप मोबाइल से खोलते हैं तो वो कहते हैं मैं गूगल के थ्रू ही लॉगिन कर दूं, तो वो कहते हैं हाँ कर दो। तो बेसिकली वहां पर एक API कनेक्ट होता है जो आपकी उस नई वाली ऐप पर भी गूगल का ही लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के उसको एक्सेस करा दे।
सर उसको कहते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर मैं आपको बताऊं कि आप बहुत सी जगहों पर लिंक्स देखते हैं, बहुत सी जगहों पर लिंक देखते हैं, वो लिंक जो उस दूसरी वेबसाइट के डाटे को आपकी वेबसाइट पर ले आए, उसको एपीआई कहते हैं। और वो लिंक जो आप जिस पर क्लिक करें और आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाएं, वो एपीआई नहीं होता, ये ध्यान में रखिए। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बेसिकली डिफरेंट सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करवाता है। ये ब्रिज का काम करता है, जैसे कि लॉगिन विद गूगल, अक्सर में देखे लॉगिन विद फेसबुक भी लिखा होता है। तो ये काम कैसे करता है? सर आपकी ऐप सेंड करती है रिक्वेस्ट एपीआई को, एपीआई सेंड करता है उसके सर्वर को, सर्वर सेंड करता है डाटा वापस, और एपीआई वो डाटा आपकी ऐप पर चला देता है। इस एपीआई के बारे में बात आगे भी होनी है, बस इतनी बात समझ लीजिए कि ये कनेक्टर है। ये एक ऐसी चीज है जो कि your app sends a request to the API, API sends it to the server, server sends back the data, API gives the data to your application. सर जी, मैंने एक्सटर्नल डाटा की बात आपके साथ की, अब आ जाते हैं प्राइमरी डाटा की। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी खास मकसद से कलेक्ट किया जाए। आपने पाइनएप्पल ड्रिंक बना के लोगों को पिलाया और उनसे जो फीडबैक लिया, ये प्राइमरी डाटा था। यानी ये वो डाटा था जो कि किसी खास मकसद के लिए कलेक्ट किया जाए, और ये फर्स्ट हैंड डाटा होता है। और ये सर्वेज, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से गैदर किया जाता है। बाज़ औक़ात कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए भी आप ये डाटा कलेक्ट करते हैं। और ये डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, ये बड़ा यूनिक और डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द कंपनी ऑब्जेक्टिव होता है। तो बहुत से फोकस ग्रुप होते हैं जो नई प्रोडक्ट के बारे में कैंपेन करते हैं और इनसाइट लेते हैं। सर प्राइमरी डाटा के बारे में आपको बता दिया। सेकेंडरी डाटा क्या है? ये वो डाटा है जो कलेक्ट किया जाता है किसी तीसरे पार्टी से किसी दूसरे मकसद के लिए। असल में सेकेंडरी डाटा वो डाटा था जो कि ऑलरेडी मौजूद था, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल। लेकिन इसका इसके लिए इस डेटा को सिर्फ आपको हासिल करना था, इस डेटा को जनरेट नहीं कराया गया। बाज़ औक़ात ये डाटा किसी और मकसद के लिए होता है, लेकिन हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। मर्दमशुमारी का डाटा, गवर्नमेंट एजेंसी का डाटा पब्लिक होता है, हम उस डाटा को यूज कर लेते हैं। वो वाला डाटा बना इस मकसद के लिए नहीं था। लेकिन अगर हम एक जेंट्स की शर्ट का ब्रांड बना रहे हैं, हम ये देखते हैं पाकिस्तान में टोटल मर्द कितने हैं, और उसके लिए हम मर्दमशुमारी का डाटा यूज कर लेते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये वाला डाटा क्या कहलाएगा? ये वाला डाटा प्राइमरी नहीं होगा, बल्कि सेकेंडरी डाटा होगा। सेंसस डाटा, ये मर्दमशुमारी का डाटा है, मर्दमशुमारी। सर आप जरा एक बार बड़ी डिटेल से पढ़ लीजिए प्राइमरी की टाइप्स। प्राइमरी की डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, इसको आप बड़ी डिटेल से यहां तक पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ सर।
तो जी चलूं आगे। ये सर अगली बात है द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्ट। जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो रेलिवेंट हो। रेलिवेंट का मतलब है जिस मकसद के लिए वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो उस मकसद को पूरा करता हो। आपने पढ़ना था, क्लासेस लेनी थी सर अली इमरान से, आपने सोचा कि यार इससे पढ़ें या ना पढ़ें। आपको आपके दोस्त ने टेक्स्ट के लेक्चर सेंड कर दिए और कहा कि यार ये टीचर बहुत अच्छा डाटा पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ लो। मुझे आप ये बताएं कि जो डाटा आपके पास कलेक्ट हुआ है वो रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है। सर जी सर अली इमरान जो टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं वो डीएसआर का डिसीजन करने के लिए या ना ले उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है कि जो डाटा गैदर होता है वो रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। गैदरिंग डाटा फ्रॉम रिलायबल एंड वैलिड सोर्सेज, ताकि वो डाटा क्या हो, एक्यूरेट। यूजिंग डाटा दैट रिफ्लेक्ट्स द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। सॉरी जी, ये वाली चीज देखनी थी, टाइमलीनेस। याद रखिएगा जिस वक्त डिसीजन मेकिंग करनी थी उस वक्त डाटा का मौजूद होना जरूरी था। आपका डाटा अगर टाइम के बाद मौजूद हुआ तो क्या फायदा ऐसे डाटा का। तो अगर वो डाटा टाइमली अवेलेबल नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि एक बंदा आया, वो मैं कह रहा है कि यार वो मैं तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें एक मैसेज किया था, मुझे तुमसे डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने उसे कहा कि भाई मैंने आपको डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दिए। कहता है कहाँ किए। अब मैं व्हाट्सएप ढूंढ रहा हूँ और मुझे वो याद नहीं आ रहा कि डॉक्यूमेंट मैंने से कहाँ व्हाट्सएप किए हैं। अगर टाइमली वो डाटा अवेलेबल नहीं है तो फिर बकवास, ऐसा डाटा कोई फायदा नहीं है। ऐसे डाटा, डाटा वो होना चाहिए जो टाइमली अवेलेबल हो और अपडेटेड डाटा हो। अपडेटेड हो और टाइमली अवेलेबल हो। ले सर, ये इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा की सारी बातें मुझे एक बार बता दीजिए सर जी, जितना मैंने बताया आपको अच्छे से समझ आ रहा है, यस और नो प्लीज। ईमान ने भी यस कर दिया, सबूर ने भी यस कर दिया, अली ने भी, लाइबा ने भी, फायजा जी। अच्छा जरा देखिएगा, यहां तक मैं अपनी बात आपको आज बता, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल मैं आपके साथ एक डिटेल्ड सेशन करूंगा जिसमें मैं ये सारी बातें पढ़ाने के बाद आपको ये भी पढ़ा दूंगा। बड़ी डिटेल में ये सारी बातें पढ़ाने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज भी करवा दूंगा। और एज पर माय प्लान मैं इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लूंगा इंशाल्लाह कल। और सैटरडे वाले दिन इसका टेस्ट होगा। कल मैं ये खत्म करूंगा, सैटरडे वाले दिन इसका टेस्ट होगा। हमारी क्लास इंशाल्लाह 5 डेज अ वीक हुआ करेगी और जिसमें मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे और सैटरडे क्लास होगी। एग्जैक्ट वही जुम्मे का टाइम है
तो मैंने प्लान ये किया है कि वैसे आमतौर पे हम पहले 5 दिन क्लास रख के सैटरडे ऑफ करते हैं, लेकिन मैंने अदर वे राउंड कर दिया है कि हम फ्राइडे ऑफ करके बाकी दिनों में क्लास कर लेंगे, ताकि बच्चों ने जिन्हें जुम्मा पढ़ना है उनको दिक्कत ना हो। जी सर, एक ये ऑप्शन है और एक दूसरी ऑप्शन भी है। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम जुम्मे को क्लास 2 बजे से ऑनवर्ड्स कर लें, ताकि जुम्मा भी पढ़ा जाए और क्लास भी हो जाए। मैंने दोनों ऑप्शंस आपको दे दी हैं। आप और सैटरडे ऑफ कर लें, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। एक फ्राइडे वाली ऑप्शन है कि फ्राइडे को क्लास ऑफ कर लें और सैटरडे वाले दिन फुल क्लास रखें, और एक ऑप्शन ये है कि सैटरडे वाले दिन ऑफ करें और फ्राइडे वाले दिन 2 ऑनवर्ड्स क्लास करें। आप लोगों ने इसका जवाब मुझे देना है कल तक। हाँ, जो लोग सेट जी ईमान ने तो कहा है कि सैटरडे ऑफ होना चाहिए। डन हो गया बेटे। हम इस पर अब बाकी लोगों से भी, अब आपके क्लासमेट्स और भी जो हैं वो भी सारी बात बता दें, सुन लें, तो फिर उसके बाद हम इसको कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आइधर ये 2 बजे क्लास हुआ करेगी, 2 से ऑनवर्ड्स, फ्राइडे वाले दिन, और सैटरडे ऑफ हो जाएगा। एक ये ऑप्शन है, और एक ऑप्शन ये है कि आप फ्राइडे ऑफ कर लें और सैटरडे को क्लास कर लें। ले सर, आज की हमारी डिस्कशन इतनी थी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।